दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 236वां लेक्चर है। 7051 से लेकर 7080 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और विश्व भूगोल में आज हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के बारे में पढ़ने। जी हाँ, तो पृथ्वी की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। पृथ्वी पर जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखा का नाम देते हैं, आज उनके बारे में भी कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में डिटेल में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने सवाल ऐसे हैं जो आप सही तरीके से हल कर पाते हैं और कितने आप नहीं कर पाते, दोनों चीजें देखा जाएगा। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। ठीक है, एक एक विषय पर आप अपनी मजबूत पकड़ बना लीजिए। अगर आप ये हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आज के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 236वां लेक्चर है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7051 से लेकर 7080 तक के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। एक्चुअली में पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन शुरुआत में बात किसी को नहीं पता थी। शुरुआत में लोगों को ये लगता था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। ठीक है, और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहा था पाइथागोरस ने। किसने कहा था दोस्तों? पाइथागोरस ने सबसे पहले क्या बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से क्या है, लटकी हुई है। ये उनकी कल्पना थी। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय कैसी है दोस्तों, नाशपाती के आकार की है। नारंगी तो जिसने बताया था सही बताया था, लेकिन नारंगी के बजाय नाशपाती बताने वाला दोस्तों थोड़ा सा गलत कर दिया। आपने नारंगी देखा होगा ना, तो नारंगी क्या होता है दोस्तों, दबा हुआ। ठीक है, तो नारंगी किसने बताया था? नारंगी बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था दोस्तों पृथ्वी नारंगी के समान है? यह किसने बताया था दोस्तों? न्यूटन। न्यूटन ने आगे चल के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया। यह वही न्यूटन है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे। हालांकि जो आज का सवाल है कि पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के आकार का दोस्तों किसने बताया, तो उनका नाम था जेम्स जीन। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स जीन। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया होगा ना, है कि नहीं? पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग सवालों पर आते हैं और यहां थोड़ा सा और डिफिकल्ट सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, और मोस्टली जो आज के सवाल है ना, ये आपको याद करने वाले हैं, रटने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिलेगा अगली क्लास में जब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। लिख रहा है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ठीक है, देखिए कोई जानता तो है नहीं, एक अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की आयु समथिंग इतनी होगी। तो जो माना गया दोस्तों, माना गया है कि पृथ्वी हमारी जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। कितना दोस्तों? 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, बिलियन, ये मिलियन की बात नहीं कर रहा है, ये बिलियन की बात कर रहा है। पृथ्वी को इतना पुराना माना गया है। यही सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि आज का टॉपिक ऐसा दोस्तों जो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ है नहीं, इसको आप बदल भी नहीं सकते, आंकड़े आप बदल भी नहीं सकते, मैं आपको कुछ समझा भी नहीं सकता। क्यों? चीजें अनुमानित हैं, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, उस अनुमान के तहत बताया कि भाई पृथ्वी इतनी पुरानी होगी। ठीक है, आगे पढ़िए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? क्या पूछा दोस्तों? औसत घनत्व के बारे में पूछ रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ये बार बार परीक्षा में सवाल आता है, तो याद रखें दोस्तों। और ये जो होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, या इसे घन सेंटीमीटर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे ना लिख करके ऐसे लिख देता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये गलत है? क्या नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। पूछने का तरीका दोस्तों अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों यहां पर जो चीजें दी गई हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये मैंने आपको बताया दोस्तों औसत घनत्व, आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है,
आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह जो शनि ग्रह का घनत्व था वो 4 से कम था। देखिए घनत्व जब 4 से कम आ जाता है ना तो वो चीज पानी में तैरने लगती है, क्योंकि पानी का जो घनत्व 4 माना गया, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व उससे ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी डूब जाएगी पानी में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, ऐसे पूछा जाता है कभी कभार सवाल। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? क्या पूछा दोस्तों? पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना? इस पूरे धरातल का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? तो बहुत ज्यादा, कितना? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये धरातलीय क्षेत्रफल है किसका? पूरे पृथ्वी का। हम अपने जब भारत की बात करते हैं तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आप समझो कि हम पृथ्वी के कितने छोटे से हिस्से में हैं। पूरे पृथ्वी का जो धरातलीय क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप कहीं भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि सब पूरी की पूरी बात आंकड़ों पर है और आंकड़ों में आप अपने तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते। याद रखना पड़ेगा, जो है सो है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? मैं सारा सवाल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों पूछता है परीक्षा में। अच्छा, कई बार ये होता है कि त्रिज्या, व्यास, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, परिधि, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों आपने एक ऐसे गोला बना लिया, क्या बना लिया? गोला बना लिया ना। गोला बनाने के बाद दोस्तों इस गोले में मान लीजिए बिंदु है, केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से इसकी ये यहां से यहां तक जो दूरी होगी दोस्तों, इसी को कहते हैं आर। और आर को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस आर को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से एक गोला पुनः बनाया, एक गोला और बनाया, ठीक है। एक गोला दोस्तों ऐसे और बना लिया, ठीक है। एक गोला बना दिया, उसके सेंटर में दोस्तों क्या कर दिया? ये सेंटर ले लिया और ये दोनों तरफ हमने लाइनें खींच दिया, तो दोनों तरफ जो त्रिज्या होता है त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? आर, यहां पर भी आर, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 2r, ठीक है। इसको कंप्लीट दोस्तों इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? डी बराबर क्या हो जाता है? 2r हो जाता है, यानी त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का दोगुना क्या दोस्तों? ये जो डी है ना, ये क्या है? ये कहलाता है व्यास, ठीक है। तो जब आपसे कभी व्यास पूछे ना तो ये जो डी होता है यही व्यास होता है। त्रिज्या पूछे तो ये जो आर होता है यही त्रिज्या होता है। और एक सवाल और लीजिए, परिधि क्या होती है? जब मान लीजिए ऐसे हमने गोला बनाया ना और सेंटर पॉइंट यहां था, ठीक है। तो ये जो गोला है दोस्तों, गोला ये जहां से शुरू होकर आ रहा है, यही गोला क्या है दोस्तों? यही इसकी परिधि है। क्या है दोस्तों? यही इसकी परिधि है, ठीक है। ये तीन चीजें आप याद रखिए, क्योंकि अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं वो इन्हीं तीनों से संबंधित है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? औसत क्यों बोल दिया भैया? क्या हर जगह से पृथ्वी बराबर नहीं? क्या नहीं, ऊपर से थोड़ी दबी हुई ना, पिचकी हुई है, ठीक है, पचकी हुई है, इसी वजह से त्रिज्या बराबर नहीं, इसलिए औसत शब्द लिखा, नहीं तो औसत नहीं लिखता, क्योंकि अगर कंप्लीट गोला होती तो औसत का सवाल ही नहीं बनता। तो याद रखेगा दोस्तों 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दोस्तों? 6371 किलोमीटर। आपको पता हो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बताया, ठीक है। तो इस त्रिज्या के बारे में दोस्तों किसने बताया? ठीक है, इस त्रिज्या के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है? तो इसको सबसे पहले त्रिज्या किसने मापा है दोस्तों? तो याद रखेगा इरेटोस्थनीज। किसने नापा है? इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने क्या किया है? सबसे पहले इस त्रिज्या को मापा है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि पृथ्वी की विषुवतीय या भूमध्य रेखीय परिधि क्या है, ठीक है। अब ये समझिए भूमध्य रेखीय परिधि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो पृथ्वी है, मान लीजिए ऐसे हमने बना लिया पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो रेखा गुजरी दोस्तों, इस रेखा को हम नाम देते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसी रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कि भूमि के मध्य से गुजरा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। आपसे दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी विषुवतीय या भूमध्य रेखीय परिधि क्या है। परिधि मतलब इसी रेखा के चारों तरफ ऐसे पृथ्वी के घूम जाइए, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपको बताना। भूमध्य रेखीय परिधि के बारे में बताना है, तो याद रखेगा 40,075 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 40,075
75 किलोमीटर ये इसकी भूमध्य परिधि है, भूमध्य रेखीय परिधि है। जबकि जो ध्रुवीय परिधि है दोस्तों वो क्या है, तो ध्रुवीय परिधि जो है दोस्तों वो क्या है बताइए मुझे, ज्यादा होगी कम होगी, कम होगा ना, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, तो ज्यादा नहीं, 6-7 किलोमीटर कम है। 6-7 मतलब 67 याद रखें, ठीक है। तो इसमें से आप 67 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40,008 किलोमीटर। कितना, 67 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,008, ठीक है। तो 40,008 किलोमीटर दोस्तों ये ध्रुवीय परिधि है, ठीक है। यानी पृथ्वी को ऐसे अगर मापेंगे, ध्रुवी ऐसे, देखिए समझिए बात को, यहां पे मैं प्लेनेट ही ले लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है, बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है, ठीक है, वो क्या करती है दोस्तों, वो होती 0 डिग्री, ठीक है। और जो यहां से जब इसका परिधि नापते हैं ना, तो ये वाला जो कर रहा है ये ध्रुवी है, ठीक है, यही ध्रुवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्रुवीय परिधि की बात कर रहा है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये ध्रुवीय परिधि हो गया और ये विषुवतीय परिधि हो गया, यही आपसे यहां पे पूछा जा रहा था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब कहीं कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल दे रहा दोस्तों वो कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय यानी भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ठीक है। अभी तो आपने इसके पहले पढ़ा भूमध्य रेखीय परिधि, क्या पढ़ा दोस्तों, इसकी भूमध्य रेखीय परिधि के बारे में पढ़ा, और परिधि कितना था दोस्तों, तो 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर ये इसकी भूमध्य रेखीय परिधि थी। अब दोस्तों आपसे व्यास पूछ रहा है, व्यास कितना होता है, तो शुरुआत में आपने त्रिज्या पढ़ा था, शुरू में आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको त्रिज्या पढ़ाया था, ठीक है। त्रिज्या यानी पृथ्वी की त्रिज्या जो आर पढ़ा था, भूल गया, देखिए यहां पे दिखा 7,000 कितना पढ़ा था दोस्तों, 6,371 पढ़ा होगा, एक मिनट मिला, ये देखिए 6,371, यही क्या था दोस्तों, यही आर है, ठीक है। और क्या लिखा, पृथ्वी की औसत त्रिज्या, तो यही चीज दोस्तों आपको देखना है यहां पर। तो औसत त्रिज्या हमने कितना पढ़ा, 6,371, कितना पढ़ा, 6,371 किलोमीटर, ये हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, पृथ्वी की औसत त्रिज्या पढ़ लिया। और अभी हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास यहां तो औसत था, तो यहां एग्जैक्ट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वैसे आपने पढ़ा कि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, इसका दोगुना करके थोड़ा सा अंतर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 12,756 किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है दोस्तों वो है 12,756 किलोमीटर। मैं किसके बारे में बता रहा हूं, मैं विषुवतीय व्यास के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एक सवाल आपने पढ़ा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, जो पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था ध्रुवीय परिधि के बारे में, क्या पढ़ा था, ध्रुवीय परिधि के बारे में। ये परिधि 6-7 किलोमीटर कम थी, मतलब 67 कम थी, तो कितना था दोस्तों, 40,008 किलोमीटर थी, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों जो आपसे पूछ रहा है ये ध्रुवीय व्यास के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और जो ध्रुवीय व्यास है दोस्तों वो कितना है, तो ध्रुवीय व्यास याद रखेगा 12,714 किलोमीटर है, कितना दोस्तों, 12,714। अगर भूमध्य रेखी की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है, अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करेंगे तो 12,714 किलोमीटर है। तो इतना जो है घाउच पाउच है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। मेरा काम है चीजों को क्लियर कराना, और जितना हो सकता है मैं उतनी चीजें क्लियर करा रहा हूं, कहीं डाउट नहीं है ना, ठीक है। परिधि को लेकर, व्यास को लेकर, त्रिज्या को लेकर कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे, आप खुलेआम कमेंट भी किया करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दोस्तों, तो अब पूरी पृथ्वी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी कितनी भारी है, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो याद रखेगा दोस्तों, पहले याद रखिए आंकड़ा 5.97, ठीक है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था दोस्तों वो 5.5 पढ़ा था ना, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये पढ़ा था, ठीक है। और वो घनत्व था, पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों वो पृथ्वी का घनत्व पढ़ाया था, और ये घनत्व कितना था, घनत्व था 5.5 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये पढ़ाया था। और अब जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है दोस्तों, ये द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना होता है 5.97 गुणे 10 की घाते 24, कितना 10 की घाते 24, ये इतना और इतना क्या, ये टन में बात कर रहा हूं, ये ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, ठीक है, ये सीधे सीधे हम टन की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशली आप फोकस करिएगा, क्योंकि अगर ये टन से दोस्तों किस में पहुंचा, देखिए 100 किलो का 1 टन हो जाता है, अगर ये केजी में पहुंचा ना तो दोस्तों आंकड़ा यहां बदल जाएगा और ये घाते जो बढ़ती चली जाएगी, ग्राम में हो जाएगा तो घात और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला जुला के टन में आप याद रखिए और यही परीक्षा में आता भी है, ठीक है। एक चीज और इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी है दोस्तों, ग्रेविटी, ठीक है, जो ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। ये जो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों ये कितना है, ठीक है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण ये कितना है दोस्तों, तो ये जो माना जाता है ये है दोस्तों 9.807, ठीक है, 9.807 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्या दोस्तों 9.807 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपने स्टडी 91 पर बड़ी शालीनता से क्लास को पढ़ा तो याद रखिए कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। और आपको ये क्लास अगर पसंद आ रही तो आप कल्पना करो कि 236वीं क्लास में आपकी ये हालत है तो जो पीछे के 235 लेक्चर हो कितने इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप उन लेक्चर को भी देखिए क्योंकि उनके बिना कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है दोस्तों अगला सवाल कि पृथ्वी का आयतन कितना है, ठीक है, पृथ्वी का आयतन कितना। अब बच्चों को यही नहीं पता कि सर आयतन कहते किसे हैं। सर आपने पृथ्वी का मास तो बता दिया, द्रव्यमान तो बता दिया, लेकिन उतने में संतुष्टि नहीं मिला। अभी पीछे दोस्तों आपने द्रव्यमान पढ़ा 5.97 गुणे 10 की घाते 24 टन, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आपने अभी अभी दोस्तों द्रव्यमान पढ़ा कि 5.97 गुणे 10 की घाते 24 टन, ये आपने द्रव्यमान पढ़ा। लेकिन द्रव्यमान से आयतन का कोई लेना देना नहीं। आयतन क्या होता दोस्तों, किसी पदार्थ द्वारा, आयतन की परिभाषा में लिख दे रहा हूं, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है। तो जो पृथ्वी का आयतन है वो कितना है दोस्तों, वो है 10.83 गुणे 10 की घाते 11, याद रहेगा 10.83 गुणे 10 की घाते 11। और ये क्या, ये घन किलोमीटर। तो चाहे घन किलोमीटर में हम क्या कर दें, किलोमीटर क्यूब कर दें, ठीक है, या घन किलोमीटर लिख दें, एक ही बात है। 10.83 गुणे 10 की घाते 11 घन किलोमीटर ये दोस्तों है। और किसी पदार्थ के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है उसी को उस पदार्थ का आयतन कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का आयतन है दोस्तों वो ये है। कुछ नया मिला कि नहीं मिला, देखिए स्टडी 91 पर आएंगे तो कुछ न कुछ नया तो मिलना ही है, हो ही नहीं सकता कि नया न मिला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कीजिए। कह रहा पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अगर आपसे सवाल, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे सवाल ये करे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, क्या पूछते दोस्तों, अक्षीय झुकाव, तो जवाब बदल जाएगा। अक्षीय झुकाव कितना दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री। लेकिन इसी अक्षीय झुकाव की जगह अगर आपसे कक्षीय झुकाव पूछ दे, कक्षीय झुकाव, ठीक है, कक्षीय झुकाव पूछ दे, तब दोस्तों कुल मिला के 90 होता, उसी में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 जो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों, 66.5 डिग्री। जबकि अक्षीय झुकाव पूछता तो 23.5 डिग्री कर लेते हैं। आ रही बात समझ में ना, बस इतना ध्यान देना है, आपका जवाब दोस्तों अपने आप यहां मिल गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जितने भी ग्रह हैं ना वो जहां भी झुके हैं उसी से उनका अक्षीय और कक्षीय झुकाव पता चल जाता है। करा आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है दोस्तों ये किस ग्रह के समान है, ठीक है, किस ग्रह के समान। तो देखिए आपने सुना होगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन
जुड़वा बहन दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, पीछे की कक्षा में मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। शुक्र ग्रह को श्रृंगार देवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, श्रृंगार देवी। ठीक है, बहुत सौंदर्यता की देवी, श्रृंगार की देवी। ठीक है, सौंदर्यता की देवी या श्रृंगार की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बनावट और आकार की दृष्टि से दोस्तों पृथ्वी के समान मानी जाती है। तो जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, देखिए शुक्र में एक चीज मैं और आपको स्पेशली बता दूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात को। अगर मैं दोस्तों मैं बात कर लूं दोस्तों अगर परिक्रमण की, ठीक है, परिक्रमण की, सूर्य के शुक्र के और परिभ्रमण की, तो दोस्तों जो परिक्रमण होता है यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये परिक्रमण जो है दोस्तों शुक्र 224 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, जबकि जो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना 365 दिन का है, लेकिन पृथ्वी पे दिन रात 24 घंटे के बराबर होते हैं और यहाँ 243 दिन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 24 के आगे 3 लिख दीजिए, खाली मिल जाएगा। ठीक है, 243 दिन के बराबर होता है दोस्तों यहाँ परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब यहाँ दिन रात, ये दोस्तों यहाँ जो दिन रात होगा ना, दिन डैश रात, वो इतनी बड़ी दिन रात होती है। इसी का आधा करेंगे तो उतना दिन होता है और आधा करेंगे तो रात हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, शुक्र ग्रह का जो झुकाव है वो झुकाव परीक्षा में आपसे पूछता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं ऊपर, जगह बना के जरा समझिएगा। मैं यहाँ 3 चीजें लिखने वाला हूं, कंपेयर करके आप लिख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, एक तो मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी का, दूसरा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यूरेनस का, यूरेनस यानी अरुण का, यूरेनस अरुण ही लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा बताऊंगा मैं आपको अरुण ग्रह का और तीसरा बताऊंगा आपको मैं शुक्र ग्रह का। ठीक है, ये 3 चीजें मैं बताने वाला हूं। तो देखिए अगर आप बात करेंगे पृथ्वी का, ठीक है, तो पृथ्वी का जो झुकाव है, कोण है, वो है दोस्तों 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। जो अरुण है दोस्तों वो कितना झुका हुआ है? ये 97 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 97 डिग्री, 90 से ज्यादा। इसीलिए शुक्र को लेटा, शुक्र कर रहे हैं यार, अरुण को इसीलिए लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जबकि शुक्र ग्रह का जो झुकाव है दोस्तों, इतना झुकाव तो किसी भी ग्रह में नहीं, 177 डिग्री अपने अक्ष पर शुक्र जो है दोस्तों वो 177 डिग्री झुका हुआ है। आप कल्पना करो। ठीक है, तो एकदम हटके, अन्य ग्रहों से एकदम हटके, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय की किताबें आई हैं। जितने शिद्दत से हम पढ़ाना जानते हैं ना, उतने ही शिद्दत से दोस्तों लिखना भी जानते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो किताबें, ऐसा नहीं पता 2-3 साल से किताबों पर काम कर रहे हो, बस इतने किताब लॉन्च कर पाए। ठीक है, इस पीरियड में न जाने कितने नए पब्लिकेशन आए हैं और न जाने कितने नए पब्लिकेशन चले गए। लोग 20-20, 30-30 किताबें लॉन्च किए और खत्म हो गए। किताब ऐसे थोड़े होता है, कॉपी पेस्ट करके किताब लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? मेहनत करना पड़ता है। पिछले 4-5 महीनों से लगातार केवल और केवल इतिहास विषय पे काम हो रहा है और अभी भी पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, लग रहा था जनवरी में हो जाएगा, लग रहा था फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन बस वही है कि नई नई चीजें मिलती जा रही हैं तो उसको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, आपके सामने जब ये किताब आएगी ना, आप परचेज कीजिएगा, आपको लगेगा कि वाकई कोई किताब, ऐसी किताब होनी चाहिए, बहुत पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं किसी ने बनाया। ठीक है, तो जो हमें महसूस होता वो मैं चीजें देता हूं आप सभी को। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इनके यहाँ से संपर्क करें, आप किताबें परचेज कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आइए, विजिट कीजिए और वहां से ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। करा यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो, ठीक है, अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? जैसा चंद्रमा से दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पे भी वायुमंडल नहीं है या अन्य ग्रहों पे वायुमंडल नहीं है, तो वहां से आसमान काला दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे दोस्तों वायुमंडल है। इसी वायुमंडल की वजह से ये बादल वादल दिखते हैं। ठीक है, सब गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़े हैं ना, इसलिए दिखते हैं। ठीक है, और जो जमीन से रिफ्लेक्शन बनता है उसके वजह से दिखते रहते हैं। ठीक है, नहीं तो ये कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है ना? तो ये काला दिखाई पड़ता। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे कि ग्लोब पर खींची गई जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है,
क्षैतिज। देखिए क्षैतिज और खड़ी दो तरह की रेखाएं होती हैं। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, लेटी हुई। क्षैतिज का मतलब क्या होती है दोस्तों, लेटी हुई। तो जो लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों अक्षांश रेखा। ठीक है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। ठीक है, तो जब देखिए मान लीजिए ग्लोब हो गया, मान लीजिए यहां पे हमने बना दिया ग्लोब। ठीक है, और ग्लोब के बीच में दोस्तों क्षैतिज रेखा डाल दिया। ये जो 0 डिग्री लाइन है इसके उत्तर में दोस्तों क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध है, और इसके दक्षिण में क्या है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तर में क्या है दोस्तों, याद रखेगा इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण की तरफ दोस्तों क्या है, तो याद रखेगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये किस वजह से संभव हो पाया, जो एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा मतलब सचमुच कोई रेखा नहीं है, माना गया है। ठीक है, माना गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अक्षांश रेखा है, और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में कोई भी स्थान दिया गया है तो उसकी कोणीय दूरी क्या कहलाती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, कि भाई इतने डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे भारत बोल दें हम, ठीक है, कि भारत कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है दोस्तों वो भारत से गुजरती है। तो ये दोस्तों बताने के लिए यूज होता है, यही दोस्तों कोणीय दूरी बताता है। ठीक है, तो याद रखेगा अक्षांश रेखा, यहां पर अक्षांश कोण हो जाएगा, उसी से बनता है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब, विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसका एक अन्य नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब है भूमि के मध्य से गुजरी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। लिख रहा विषुवत रेखा वह किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बने कोण क्या कहलाते हैं। विषुवत रेखा और पृथ्वी पे के कहीं भी किसी भी स्थान पे जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा उसे अक्षांश कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कोण कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अभी मैं आगे समझा दूंगा आपको, जब आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा ना, तो अपने आप समझ जाएंगे कि अक्षांश कोण होता क्या। अभी बहुत कुछ बताना है भाई, घबराइए मत। ठीक है, अभी बहुत कुछ, एक एक रेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिख रहा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। जो हमारा ग्लोब है दोस्तों, मान लीजिए हमने यहां पर ऐसे एक ग्लोब बना लिया। ठीक है, एक ग्लोब बना दिया। ठीक है, इस ग्लोब पे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो दोस्तों सेंटर से तो एक रेखा खींच दिएगा 0 डिग्री, उसी तरह से दोस्तों यहां ढेर सारी अक्षांश रेखाएं यहां से खींच दी जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे खींच दिया। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एक एग्जांपल तौर पे ऐसे दोस्तों ढेर सारी रेखाएं जो हैं ये खींच दी जाती हैं पूरे ग्लोब पर। ठीक है, पूरे ग्लोब पर। तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो लेटी हुई, जो क्षैतिज अवस्था में रेखाएं हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी दोस्तों, तो इसकी कुल संख्या है 180। ठीक है, कितनी संख्या दोस्तों, 180। अब देखिए 180 कैसे, ये समझिए, पहले मामला समझिए दोस्तों। यहां से लेकर यहां 90 से लेके यहां तक दोस्तों 90 रेखाएं हैं, और यहीं से लेकर दोस्तों नीचे तक दोस्तों कितनी रेखाएं, 90 रेखाएं हैं। तो याद रखेगा 90 और 90 प्लस 90 कितना हो गया दोस्तों, 180 हो गया। तो कुल रेखाएं कितनी हो गई, 180। ठीक है, अब देखिए यहां कहानी सुनिए, 180 अक्षांश रेखाएं ये हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। अक्षांश रेखा ये हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कुछ चीज ऐड करना पड़ता है, एक रेखा और ऐड करना पड़ेगा। जो 0 डिग्री है ना, इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, इसको छोड़ करके 90 डिग्री ऊपर है, 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे हैं। ठीक है, तो जब इस एक 0 डिग्री वाले को जोड़ देंगे, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, जब इसे जोड़ देंगे भूमध्य रेखा, तब इसकी उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। तो आपके परीक्षा में ना कभी 180 देता है, कभी 181 देता है, और कभी कभी 179 दे देता है। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें भाई, आइए अब बताते हैं आपको। ठीक है, यहां जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने सेंटर से कोई रेखा खींचा, ठीक है,
अगर आपने सेंटर से कोई रेखा खींचा जो 0 डिग्री लाइन थी, तो हमने आपको समझाया कि 0 डिग्री के ऊपर मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है ये 90 रेखाएं हैं, और यहां से लेकर के यहां तक जो है पुनः 90 रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि 90 प्लस 90 इन दोनों को मिला करके 180 रेखाएं बन जाती हैं। अब प्लस दोस्तों उसमें एक जो है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा अगर आप जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट फिगर क्या आ जाएगा दोस्तों, रेखाओं की संख्या हो जाती 181। लेकिन कभी कभी परीक्षा में 179 अक्षांश रेखाओं की बात करता है। ठीक है, 179 अक्षांश रेखा की बात करता है। ये कैसे सर, आपने तो अभी बताया कि रेखाएं 181 होती हैं, फिर सर इसमें 2 की कमी कैसे? क्योंकि दोस्तों जो 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये 2 अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एक बिंदु के समान है। क्या दोस्तों, यह क्या है, यह एक बिंदु के समान है। ठीक है, ये कोई रेखा, कई लोग इसे रेखा मानते ही नहीं है, कहते रेखा बिंदुओं के समूह को कहा जाता है, बिंदु को रेखा थोड़े कहते हैं, तो इसको रेखा नहीं मानते, तो इसे भी बिंदु मान लेते हैं, और ये वाली जो रेखा दोस्तों इसे भी बिंदु मान लेते हैं। तो अगर ये 2 बिंदु है तो यही 2 बिंदु दोस्तों क्या होता है, यहां से माइनस हो जाता है। 2 बिंदु जो है दोस्तों, यही 2 बिंदु माइनस हो जाते हैं, तो आपका जवाब क्या आ जाता है दोस्तों, 179। तो कभी कभी परीक्षा में 179 अक्षांश रेखाओं की बात होती है। ठीक है, अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और कुछ अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या लिख रहा है भाई, अगला सवाल कर रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं। ठीक है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 0 डिग्री से लेकर के दोस्तों 90 डिग्री तक होती हैं, इसके ऊपर नहीं। कोई कहे 100 डिग्री अक्षांश रेखा, नहीं, क्योंकि ये 20 से खींची गई ना, इसी के ऊपर बढ़ती चली गई। देखिए 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करते 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 यहाँ 90 डिग्री तक जाती है। उसी तरह दक्षिण में आती है, 1 2 3 4 करते करते 90 तक जाती है। तो 0 से 90 तक ही चलती हैं, कभी 91 तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक सवाल परीक्षा में और पूछता है कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है दोस्तों? तो कभी भी ये सवाल दे तो बताइएगा सिंगापुर जो शहर है दोस्तों वो एकदम भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है, इसलिए सवाल पूछ लेता, अभी दिमाग में आ गया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि निम्न अक्षांशीय मंडल जिसे उष्ण कटिबंध का विस्तार, एक मिनट, निम्न अक्षांशीय मंडल उष्ण कटिबंध का विस्तार किन अक्षांश रेखाओं के मध्य पाया जाता है? अच्छा, जो पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध है दोस्तों ये किसके मध्य पाया जाता है? ठीक है, आइए इसके लिए फिर से एक बार मुझे मैप में आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है, अभी पृथ्वी पर दोस्तों क्या हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले क्या कर दिया, ऐसे करके ये 0 डिग्री लाइन ले लिया, और इस लाइन के 23.5 डिग्री ऊपर, याद रखेंगे 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है, ऐसे दोस्तों ऐसे करके ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये फिलहाल आप याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से 23.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दोस्तों मान लीजिए ऐसे आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा मैप में कुछ गलत चल रहा हो, मैं खींचते चले जा रहा हूं। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, इस रेखा को नाम देते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कर्क और मकर के बीच जो स्थान है, ठीक है, इस कर्क और, ठीक है, और
मकर के बीच का जो स्थान है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, इसी वाले बेल्ट को, इसी बेल्ट को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध। और सूर्य जो है ना, सूर्य जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है वो यहीं तक होता है। कभी भी सूर्य इससे ज्यादा उत्तरायण नहीं होता। जो बहुत ज्यादा सूर्य जाएगा उत्तर तक, मतलब सूर्य का प्रकाश जो लंबवत पड़ता है वो यहीं तक पड़ता है, इसके बाहर नहीं और इसके नीचे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों उष्ण कटिबंध, वो याद रखिए। तो कह रहा उष्ण कटिबंध का किन अक्षांश तक विस्तार होता है, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है। जहां पर दोस्तों हम क्या कहते हैं, जहां उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा का नाम देते हैं और दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा का नाम देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये आप याद रखेंगे। तो इसका विस्तार दोस्तों यहीं तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि मध्य अक्षांशीय मंडल, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये तो उष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक रहता है, तो शीतोष्ण का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, क्या उत्तरी की दक्षिणी नहीं, उत्तरी ही। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये यहां पर देखिए दोनों साइड होता है। अब देखिए मैं पीछे वाले ग्लोब पे जाता हूं, यहां पे क्या होता है दोस्तों, इस वाले ग्लोब पे जहां मैं पूरा बनाया था अभी को, इस वाले पे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये वाला जो है, अब इसके ऊपर देखिए एक रेखा और गुजरती है यहां से। ठीक है, वो कुछ यहां से गुजरेगी। ठीक है, और ऊपर से जाएगी थोड़ी। ठीक है, यहां से। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 66.5 डिग्री। इसी तरह नीचे से भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 66.5 डिग्री आ जाएगा, 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री ये उत्तरी है, ये उत्तरी है, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी है। ठीक है, तो उत्तरी दक्षिणी में आप चीजें समझिएगा। अब जो उत्तरी दक्षिणी में दोस्तों, इसको याद रखेगा। ठीक है, ये उत्तरी वाला हिस्सा हो गया, तो उत्तरी वाले हिस्से ये वाले हो गए और दक्षिणी वाला हिस्सा ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो जो उत्तरी हिस्सा है यहां भी दोस्तों वही कटिबंध मिलेगा, दक्षिणी में भी मिलेगा। मतलब ये शीतोष्ण कटिबंध जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक और दक्षिणी से दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, दोनों तरफ मिलेगा। ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, याद रखेगा, ये दोनों जगह दोस्तों क्या मिलता है, शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। क्योंकि उष्ण के बाहर शीतोष्ण मिलेगा, तो उष्ण यहां है, इसके ऊपर भी शीतोष्ण और इसके नीचे भी शीतोष्ण। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगले पे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा ध्रुवीय मंडल, जिसे शीत कटिबंध कहते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो ये भी दो जगह मिलेगा। कहां कहां पे दोस्तों, याद रखेंगे, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, याद रखेगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और कहां से कहां तक दोस्तों, एक और लिखिए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर, दक्षिणी अक्षांश से कहां तक, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, ये दोनों ही तरफ दोस्तों क्या मिलेगा, ये आपका शीत कटिबंध मिलेगा, जिसे ध्रुवीय मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैप में देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का हिस्सा हुआ, ये जो इसके भी ऊपर का हिस्सा हुआ दोस्तों, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा हुआ दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा ये आपका शीत कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह शीत कटिबंध हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी 90 डिग्री आ रहा है, नीचे भी 90 डिग्री, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी आपका जो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, यहां भी शीत कटिबंध आ जाएगा। ठीक है, शीत कटिबंध आ जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए, ऐसे आपको पढ़ना है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। जब समझेंगे तो अपने आप चीजें हल होने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि अक्षांश की अधिकतम सीमा
90 डिग्री अधिकतम सीमा यानी अक्षांश की अधिकतम सीमा यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, कुछ और भी नाम दिया जाता है क्या? तो 90 डिग्री को दोस्तों क्या कहते हैं? 90 डिग्री तो दो होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री भैया दो होते हैं। एक तो उत्तर में 90 डिग्री होगा, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में होगा, उसे क्या कहेंगे? रुकिए, अलग इससे अलग से कर लेते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो 90 डिग्री दक्षिण दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है, दक्षिण दिशा में होगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। इसीलिए दो ध्रुवों की बात करते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। कोई बात नहीं ना, समझ में आ गया ना? चलिए, और पूरे पृथ्वी की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां से ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे दोस्तों और यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये आपका जो बेल्ट है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। तो आधे के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और आधे के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अगले बार में अगला सवाल पढ़िए, ठीक है। लिख रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी या क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है? जो दो अक्षांशों की बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जोन। क्या कहते हैं दोस्तों? जोन, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे जोन बना दिया ना, ये यहां से यहां तक एक जोन है, यहां से यहां तक दो अगला जोन है, तो ये जोन वाइज बट गया। तो अक्षांशों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, ठीक है, जोन कहते हैं। इसी जोन को दोस्तों हम अगले भाषा में कटिबंध भी बोल देते हैं, लेकिन कटिबंध बोलना ठीक नहीं, आप जोन बोलिए, ज्यादा सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो अक्षांश रेखा खींची गई है, ठीक है, उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो हर डिग्री पे अक्षांश रेखा है और इसके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो है 111 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 111 किलोमीटर। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ढेर सारी रेखाएं 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक आएंगी, तो हर अक्षांश के बीच में कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर की दूरी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा नाम है। क्या नाम है? विषुवत रेखा नाम है, ठीक है। इक्वेटर भी इसी को बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, उत्तर की बात कर रहा है तो उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो उत्तर वाले को क्या कहते हैं? जो उत्तर में स्थित है उसी को तो कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सर, अगर हम दक्षिण की बात करते तो कि दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये हमने आपको पीछे भी बता दिया था, ठीक है। इसी तरह से हर रेखा का अपना अपना नाम है। जैसे भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण वाले की बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो दक्षिण में है अंटार्कटिक वृत्त। क्या है दोस्तों? अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर में, ठीक है, उत्तर में जो 66.5 डिग्री वाली लाइन खींची गई थी, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? क्योंकि दक्षिण में दोस्तों क्या है? अंटार्कटिका उस महासागर है, तो इसीलिए अंटार्कटिक वृत्त से नाम दिया गया। और उत्तर में दोस्तों आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसे आर्कटिक वृत्त नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, ठीक है। 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण नहीं पूछ रहा है आपसे, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की बात कर रहा है दोस्तों। तो स्पेशली इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये जो उष्ण कटिबंध वाला पेटी होता है यह सदैव गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? सदैव गर्म रहता है, ठीक है। क्योंकि सूरज का उत्तरायण दक्षिणायन इसी के आसपास रहता है, यहाँ हमेशा क्या होता है दोस्तों? गर्मी पड़ती है। गर्म वाला एरिया सदैव गर्म रहता है,
30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक का जो हिस्सा है, कहीं कहीं पे 23.5 लिया गया है, कहीं पे 30 बोला गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका उष्ण कटिबंध है। इसी तरह जब आप आगे की क्लास पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा उष्ण के बाद क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण और शीत के बीच में क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध हो गया, उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। फिलहाल आज की क्लास ये समाप्त होती है। अच्छा, एक चीज हमने देखा है, जब बड़ी दिल्लगी से क्लास पढ़ाई जाती शिद्दत के साथ ना, तो पता नहीं चलता है कि कब क्लास समाप्त हो जाती है, एकदम एहसास ही नहीं होता है भाई, ठीक है। तो आप भी मजे के साथ पढ़िए, बहुत शानदार लेक्चर सीरीज है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी जाके देख लीजिए। 150 लेक्चर में इतिहास, 80 लेक्चर में संविधान, और आगे 231 नंबर से जो क्लास चल रही है वो आपके भूगोल की क्लास चल रही है। बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, एक एक चीजें, एक एक टॉपिक पे हम चर्चाएं करते चल रहे हैं, और इसी तरह से हर जगह चर्चा की है। तो आप आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इन्हें भी हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, बाकी किताबें भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर हिंदी की क्लास कहाँ चल रही है, तो हिंदी की क्लास रात को 8 बजे चलती है। ये वाली क्लास दोस्तों सुबह के 10 बजे एकदम फिक्स रहती है। आप आइए ना आइए, हम तो 10 बजे मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो सुबह के 10 बजे जीएस की क्लास, और रात को 8 बजे हिंदी की क्लास, और रात को 10 बजे एक स्पेशल क्लास मैंने स्टार्ट किया, जिसमें बस खाली एक समा बांधने वाली क्लास है, ठीक है। उसका विषय से, किसी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर अपडेट रहना, हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में जानना है, सोशल मुद्दों के बारे में जानना है, और मैं कहता हूं एकदम एंटिक चीज़ों के बारे में, जो आपने सोचा भी ना हो, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो रात को 10 बजे वाली क्लास अगर नहीं देखा आपने तो देख लीजिए। द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से एक शो चल रहा है नितिन सर स्टडी 91 पर, तो आप आइए, मुलाकात कीजिए, वहां आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।